आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 23 दिसंबर 2022 को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया। वहीं सोमवार को वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक वक्त बैंकिंग जगत की दुनिया का सबसे चमकता सितारा रही चंदा कोचर से जुड़ा 3250 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला 2009 में शुरू हुआ। साल दर साल इस घोटाले की परतें खुलती गईं और आज चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत तीनों जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं कैसे बैंकिंग सेक्टर का चांद कही जाने वाली चंदा कोचर पर आर्थिक अपराध का ग्रहण लग गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चंदा कोचर की कहानी अर्श से फर्श पर आने की कहानी है। साल 2013 चंदा कोचर देश के बड़े बैंक आईसीआईसीआई की एमडी थी। उन्हें फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक चुना। उन्हें देश की 25 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में भी शामिल किया गया। यह तमगा उन्हें पिछले 3 साल से लगातार मिल रहा था। इससे पहले साल 2011 में उन्हें सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश में चंदा महिला सशक्तिकरण का चेहरा थी। लोग अपनी बेटियों से कहते कि बनो तो चंदा कोचर बनो। फिर आया साल 2019। एक लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई ने जनवरी में चंदा कोचर, दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस फ्रॉड को जानने के लिए हम आपको कुछ पीछे ले चलते हैं। फ्रॉड की यह कहानी साल 2008 से शुरू होती है। ये कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन इसमें सभी किरदार पूरी तरह से असली हैं। 2 दोस्त हैं, नाम है दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत। दीपक कोचर कारोबारी हैं, एनर्जी के क्षेत्र में कारोबार करते हैं। दीपक कोचर की कंपनी का नाम है पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट। दीपक कोचर का बड़ा परिचय ये है कि वो आईसीआईसीआई बैंक की उस वक्त की सीईओ चंदा कोचर के पति भी हैं। दूसरी तरफ वेणुगोपाल धूत नामी कंपनी वीडियोकॉन के चेयरमैन हैं। वीडियोकॉन आप जानते ही होंगे, टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनी। वेणुगोपाल धूत और कंपनी चलाते हैं सुप्रीम एनर्जी, मतलब उनकी दूसरी कंपनी है सुप्रीम एनर्जी। ये दोनों दोस्त ऊर्जा के क्षेत्र में हैं। या यूँ कहें, दोनों ने एनर्जी के काम के लिए 2 अलग अलग कंपनियां बना रखी। दिसंबर 2008 में दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत साथ साथ काम करने का फैसला करते हैं। दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, नाम रखते हैं न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में 50% हिस्सेदारी वेणुगोपाल धूत और उनके परिवार के सदस्यों की होती। बाकी की 50% की हिस्सेदारी दीपक कोचर और उनके परिवार की होती। इसमें दीपक कोचर के पिता की कंपनी पैसिफिक कैपिटल और चंदा कोचर के भाई की कंपनी का भी शेयर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंपनी बना सकता है, कारोबार कर सकता है। इन सब लोगों ने भी यही किया। अब आप कहेंगे कि फिर दिक्कत क्या है? इस कंपनी में ट्विस्ट कंपनी के गठन के 1 महीने के बाद आता है। जनवरी 2009 में वेणुगोपाल धूत न्यू पावर नाम की कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं। धूत इस कंपनी में डायरेक्टर थे। इस्तीफा के देने के साथ ही धूत ऐलान करते हैं कि उन्हें न्यू पावर की अपनी पूरी हिस्सेदारी दीपक कोचर को बेच दी है। यहाँ तक भी मामला संदेह के घेरे में नहीं आता। फिर आता है मार्च 2010। मार्च 2010 में न्यू पावर, जिसके मालिक अब दीपक कोचर हैं, वो वेणुगोपाल धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी से 64 करोड़ का लोन लेते हैं। ये कुछ वैसा ही होता है जैसे एक दोस्त दूसरे से कहे कि भाई मैं संकट में हूँ, तुम मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दो। लेकिन बिल्कुल घर जैसा माहौल। दीपक कोचर को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने धूत से लोन यानी उधार मांग लिया। उस उधार में वेणुगोपाल धूत ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि भाई दोस्ती में उधार तो दे देंगे, लेकिन इसके बदले न्यू पावर में हिस्सेदारी चाहिए। मतलब ये कि जो कंपनी वेणुगोपाल धूत छोड़ चुके थे उसमें वे एक बार फिर से हिस्सेदारी चाहते थे। अब चूंकि दीपक कोचर को 64 करोड़ रुपए उधार चाहिए थे, इसलिए उन्होंने वेणुगोपाल की शर्त मान ली। वेणुगोपाल धूत को एक बार फिर न्यू पावर में हिस्सेदारी मिल गई। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। कहानी में एक ट्विस्ट और आया। दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर ने 64 करोड़ रुपए के लोन के बदले पहले तो धूत को सीमित हिस्सेदारी दी। बाद में दीपक कोचर ने अपना ज़्यादातर हिस्सा धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। यही नहीं, दीपक कोचर के पिता की कंपनी पैसिफिक कैपिटल और चंदा कोचर के भाई महेश अडवाणी की कंपनी की जो हिस्सेदारी न्यू पावर में थी, उसे भी सुप्रीम एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 2008 में जो कंपनी दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत ने मिलकर बनाई थी, उसका स्वरूप 2010 तक पूरी तरह बदल गया। मार्च 2010 तक इस कंपनी के 94.99 मतलब 94% से ज़्यादा शेयर सुप्रीम एनर्जी नाम की कंपनी के पास आ गए। और इसके मालिक कौन है? वेणुगोपाल धूत। करीब 8 महीने तक वेणुगोपाल धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी न्यू पावर कंपनी को भी चलाती रही। इसके बाद सुप्रीम एनर्जी ने अपना पूरा हिस्सा अपने सहयोगी महेश चंद पुंगलिया को ट्रांसफर कर दिया। फिर कोई साल भर बाद 29 सितंबर 2012 से 29 अप्रैल 2013 के बीच महेश चंद्र पुंगलिया ने इस कंपनी की सारी हिस्सेदारी
पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी। ये वही कंपनी थी जिसका जिक्र इस कहानी की शुरुआत में हुआ था। इसके मैनेजिंग ट्रस्टी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर थे। एक बात और, वो ये कि महेश चंद्र पुंगलिया ने पिनेकल एनर्जी को ये हिस्सेदारी सिर्फ 9 लाख रुपए में बेच दी थी। मतलब ये कि वेणुगोपाल ने एक शख्स को बीच में डालकर न्यू पावर और सुप्रीम एनर्जी यानी दोनों कंपनियों को दीपक कोचर की कंपनी पिनेकल एनर्जी को सिर्फ 9 लाख रुपए में बेच दिया। लेकिन इसमें गलत क्या है? हमारा जवाब है कुछ भी नहीं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक आदमी कंपनी बनाता है, वो किसे बेचता है, कितने में बेचता है, या उसका निजी मामला, ये उसकी समझ है और उसकी अपनी ज़रूरत। लिहाजा अभी तक इस मामले में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब एक स्वाभाविक सवाल मन में उठता है, वो ये कि सुप्रीम एनर्जी एक बड़ी कंपनी थी, फिर न्यू पावर भी बड़ी कंपनी बनाई गई। इस कंपनी ने बाकायदा 64 करोड़ का लोन लिया। लेकिन जब दोनों कंपनियों का मालिकाना हक दीपक कोचर के पास आया तो बदले में दीपक कोचर को मात्र 9 लाख रुपए क्यों चुकाने पड़े? इसका बड़ा आसान सा जवाब है। ये कहा जा सकता है कि दीपक कोचर ने सुप्रीम एनर्जी और न्यू पावर कंपनी को खरीदने के लिए और पैसे दिए होंगे। इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यही एक आरोप है और यहीं पर चंदा कोचर कहानी में एंट्री लेती है। आरोप ये है कि दीपक कोचर ने पैसे न चुकाकर आईसीआईसीआई बैंक से लोन दिलाने में वेणुगोपाल धूत की मदद की। अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम एनर्जी और न्यू पावर कंपनी के मालिक रहे वेणुगोपाल धूत को 3250 करोड़ रुपए का लोन आईसीआईसीआई बैंक से दिलवाया गया। इस लोन को दिलवाने में उनकी मदद की दीपक कोचर की पत्नी चंदा कोचर ने, जो उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ थी। कहानी अभी बाकी है। फिर आता है अप्रैल 2012। वेणुगोपाल धूत को अपनी कंपनी वीडियोकॉन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती। वो लोन के लिए आईसीआईसीआई बैंक से संपर्क करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक वेणुगोपाल धूत को 3250 करोड़ रुपए का लोन मंजूर कर दिया जाता है। जिस बोर्ड ने इस लोन को मंजूर किया उसके सदस्यों में चंदा कोचर भी शामिल थी। यहाँ तक कुछ भी गलत नहीं है। एक कंपनी को लोन मिला, वो कंपनी किस्तें चुकाती रही, लेकिन 2017 में कंपनी ने लोन चुकाना बंद कर दिया। उस वक्त तक कंपनी पर 2810 करोड़ रुपए का बकाया था। फिर बैंक ने कंपनी से पैसे वसूलने की कोशिश नहीं की और इस पैसे को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बदल दिया। इसका मतलब ये था कि अब आईसीआईसीआई बैंक को 2810 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब सब कुछ संदेह के घेरे में आ जाता है। वेणुगोपाल धूत को 3250 करोड़ रुपए का लोन आईसीआईसीआई बैंक दे देता है। इसके 6 महीने के अंदर ही वेणुगोपाल धूत अपनी 2 कंपनियों को 9 लाख रुपए में दीपक कोचर को सौंप देते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। ऐसा क्यों? इसका जवाब लोन मिलने की प्रक्रिया में है, जिसे देने वाले लोगों ने खुद चंदा कोचर भी शामिल थी। जब वीडियोकॉन को लोन मिला था उस वक्त चंदा कोचर बैंक की उस क्रेडिट कमेटी का हिस्सा थी जो लोन पास करता है। मतलब ये कि दीपक कोचर ने लोन दिलाने में वेणुगोपाल धूत की मदद की। इसके बदले में वेणुगोपाल धूत ने अपनी 2 कंपनियां सिर्फ 9 लाख रुपए में दीपक कोचर को सौंप दी। इस पूरे मामले में सीबीआई ने मार्च 2018 में एफआईआर यानी प्राथमिक जांच का केस दर्ज किया। तब चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के भाई राजीव कोचर को हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने पूछताछ भी की थी। उस वक्त आईसीआईसीआई बैंक ने कहा इस लोन को दिलाने में चंदा कोचर की कोई भूमिका नहीं, वो लोन देने वाले बोर्ड की बस मेंबर भर थी। इसके बाद अप्रैल 2018 में चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया। फिर जनवरी 2019 में सीबीआई ने केस दर्ज किया। 7 सितंबर 2019 को ईडी ने दीपक कोचर के खिलाफ कई सबूत मिलने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान दीपक लेन देन को लेकर ठीक कुछ नहीं बता सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब आपको लग रहा होगा कि इस मामले की भनक आखिर सरकार को लगी कैसे? असल में सरकार को लिखी एक गुमनाम चिट्ठी ने इस पूरे घोटाले से पर्दा हटा दिया। पहले अरविंद कुमार नाम के एक निवेशक ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। हालांकि हड़कंप तब मचा जब एक गुमनाम चिट्ठी पीएम ऑफिस और वित्त मंत्री के ऑफिस पहुंची। इस गुमनाम चिट्ठी में लिखा था कि कोई वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई के बीच की साठगांठ के कारण उसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद ईडी ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल देश के आर्थिक जगत में चमकते सितारे पर ग्रहण लग चुका है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि इस मामले में और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए न्यूज़ नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।